आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने सिद्ध किया कि व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत करते हुए प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बताए, एक उपयोग मूल्य यूज वैल्यू और दूसरा विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू उपयोग मूल्य। मार्क्स ने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य अंतर किया है। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करते हैं उसके लिए वह उपयोगी है, अतः वे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। जो वस्तु उसकी इच्छा को पूरी नहीं करती वह उसके लिए उपयोगी न होने से कोई मूल्य नहीं रखती। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में बालू बहुत अधिक होती है और पानी की कमी पाई जाती है, अतः पानी अधिक उपयोगी। बालू की कोई उपयोगिता नहीं, पानी मनुष्य की प्यास बुझाने काम आता है, अतः बालू की तुलना में पानी अधिक मूल्यवान। विनिमय मूल्य मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है, इसे विनिमय मूल्य कहते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके। उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक है। खाने की वस्तु विनिमय मूल्य हर वस्तु की, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का उपयोगी मूल्य है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है उस समय उसका दूसरा मूल्य, जिसे हम विनिमय मूल्य के नाम से पुकारते हैं। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यही मूल्य का मानदंड है। यदि 5 मन गेहूं का विनिमय 10 गज कपड़ा है तो इसका कारण है कि 5 मन गेहूं पैदा करने से उतना ही श्रम लगता है जितना 10 गज कपड़ा उत्पादन करने। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया जाता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करते हैं। मार्क्स स्पष्ट है ये बात प्रतिपादित, मार्क्स स्पष्ट रूप से ये प्रतिपादित करता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य ही उनकी उपयोगिता अर्थात उपयोग पर मूल्य निर्भर नहीं करता, बल्कि उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। श्रम ही एक वस्तु के मूल्य का निर्धारण का एकमात्र उचित मानदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है। यही संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र वास्तविक उत्पादन तत्व है। मार्क्स रिकार्डो के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करता है कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है। वस्तुतः श्रम ही विनिमय मूल्य का आधार है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए अधिक होता है कि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक होती है। ये थे उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्य, यानी वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिससे वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके। अतिरिक्त मूल्य मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है, मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है, अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं, बल्कि उत्पादन मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। वह मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूरी दर के मूल्य का अंतर है। यानी अतिरिक्त मूल्य की परिभाषा की जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्हें उत्पादित किया है वह अतिरिक्त मूल्य है, जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसमें एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। उदाहरणतः मजदूरी के नियम के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर 5 रुपये है। कारखाने में काम करने वाले मजदूर उससे दी जाने वाली मजदूरी के मूल्य का अर्थात 5 रुपये की वस्तु 4 घंटे में ही बना लेता है,
किंतु कारखाने का मालिक उसे 8 घंटे काम लेता है। इसका तात्पर्य हो गई वह दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तु उत्पन्न करता है, किंतु कारखाना मालिक 5 रुपये उसे देकर प्रतिदिन 5 रुपये अपनी जेब में डालता है। मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु कारखाना मालिक उसके श्रम की चोरी करता है। ये चोरी ही उसका लाभ है, इसी से पूंजी का निर्माण होता है। लाभ का कोई अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता। इस अतिरिक्त लाभ के अतिरिक्त एकीकरण से ही पूंजी बनती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी की परिभाषा अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन को निजी साधनों का भोग, यानी पूंजी श्रम का शोषण है। पहले के समाजों में जिस प्रकार दासों और अर्धदासों का शोषण, उसी प्रकार पूंजीवादी युग में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक अपनी सेवाओं और श्रम को पूंजीपति को प्रदान करता है, लेकिन उसके बदले में उन्हें केवल निर्वाह करने योग्य पैसा भी नहीं मिलता। पूंजी के मालिक उस अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेता है। मजदूरों के विरुद्ध पूंजीपतियों का यह शोषण कुचक्र बहुत समय से चला रहा और इसका अंत पूंजीवाद के अंत के साथ ही हो सकेगा। मार्क्स का अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस अव्यवस्था को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज और लाभ के सबको सुयोगी सर्वनाश। तो इस प्रकार यह अतिरिक्त मूल्य है कि यानी कि जो जितना मालिक कमा रहा है और जो मजदूर उसके अतिरिक्त जितना वह कमा रहा है उतना उस मजदूर को नहीं मिलता है और उसको बराबर मिलना चाहिए। ये जो अतिरिक्त मूल्य जो पूंजीपति कमा रहा है वही एक तरह से कार्ल मार्क्स के अनुसार। अब इसकी आलोचना है कि श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं। आलोचना का है कि श्रम उत्पादन और मूल्य का मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसकी वस्तु के मूल्य के निर्धारण एकमात्र तत्व उसके उत्पादन लघु मजदूर का श्रम नहीं है। उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए। वस्तुतः विचार सत्य नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से ही नहीं होता। इस पर प्रभाव डालने वाले तत्व पूंजी, मशीन, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध, कौशल आदि, यानी केवल मजदूरी से उसकी तुलना और भी तो उसके अलावा और भी बहुत एक्स्ट्रा खर्चा आता है। तो केवल एक तरफा कि नहीं मजदूर लोहे और सोने को खान से निकाल एक समान व्यय होता है, लेकिन जहाँ तक उनके मूल्य का प्रश्न है उसमें भारी अंतर है और इस अंतर का मुख्य कारण उसकी उपयोगिता उपलब्धि की मांग है। संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य का लाभ नहीं है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति का लाभ मानता है, जबकि पूंजीपति को वस्तुओं के उत्पादन, श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों के लिए धनराशि व्यय करती पड़ती है। उसे पूंजी का ब्याज, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों की बेकारी, बेकारों के लिए बीमों की काफ़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। अतः इन खर्चे को निकालने अतिरिक्त मूल्य से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कम रह जाता है और मार्क्स इस बात का ध्यान नहीं रखता और संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य को लाभांश घोषित कर जो वास्तविक स्थिति के अनुकूल नहीं है। मानसिक श्रम की भी उपेक्षा की गई। मार्क्स ने सिद्धांत से प्रेरित कि उसमें शारीरिक श्रम को ही श्रम मानना है, मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई। तकनीकी ज्ञान, प्रबंध, पटुता और व्यवसाय कुशलता, वस्तुओं के निर्माण और तैयार के वस्तु विभाजन होना तो अतः उद्योग में प्राप्त होने वाले लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इसमें विरोधाभासी सिद्धांत है। ये सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। इसलिए अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है इस आदि था कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।